हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम कंबंशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम कंबंशन और जो फ्लेम है उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। कंबंशन क्या होता है और फ्लेम के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम इन इंडस्ट्रीज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। अब हम देखो घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स जो हमारे कार, बाइक, स्कूटर होते हैं, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं? अलग अलग तरीके का जो फ्यूल है वो यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम एंड नेम अ फ्यू फ्यूल यूज इन ट्रेड इंडस्ट्रीज? वट फ्यूल्स आर यूज रनिंग ऑटोमोबाइल्स? देखो हमें यहाँ पे कुछ फ्यूल्स, क्या वो उन्होंने बोला है कि आप कुछ ऐसे नाम बता सकते हो जो फ्यूल घर में यूज़ होते हैं, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, या जो गाड़ियाँ चल रही हैं ऑटोमोबाइल्स उसमें जो है, ऑटोमोबाइल्स में जो है वो यूज़ होते हैं। यूर लिस्ट विल कंटेन फ्यू लाइक काउडंग। अब हमारी लिस्ट के अंदर काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और जो सीएनजी गैस वगैरह जो हमने उसके अंदर लिखा है, या फिर वो भी हमारी लिस्ट में जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें देखो क्या हैं। अब जो काउडंग है वो भी घरों में जो है खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सीएनजी यूज़ किया जाता है, कोल, वुड, चारकोल, ये सब क्या, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। और काफ़ी जगहों पे इंडस्ट्रीज़ में भी जो है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जैसे कि आप जानते हैं जो कैंडल जो बर्न करती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ द फ्यूल लाइक अ कोल? अब क्या फ़र्क है एक मोमबत्ती के जलने में और एक कोयले के जलने में? क्या फ़र्क है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। मे बी हो सकता है कि आप इसके बारे में सही से बता सकें, आप इसका सही से गेस कर सकें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कैंडल बर्न विद द फ्लेम। अब कैंडल के अंदर एक फ्लेम जलती है, ठीक है, लेकिन जो कोल है, जो कोयला है, उसके अंदर कोई भी फ्लेम नहीं होती। सिमिलरली इसी तरीके से यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम। ऐसे आपने और भी बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे जिनके अंदर कोई फ्लेम भी, अगर वो जलते हैं लेकिन उनमें कोई फ्लेम नहीं होती। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब हम केमिकल जो बर्निंग का जो केमिकल प्रोसेस है उसके बारे में समझेंगे, साथ में जो टाइप ऑफ फ्लेम्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। और ये जो जब ये केमिकल बर्निंग जब होती है, जब केमिकल प्रोसेस होता है बर्निंग के अंदर, तो उसके अंदर से अलग अलग तरह की क्या निकलती हैं? फ्लेम्स निकलती हैं, जब ये क्या होता है, प्रोसेस चल रहा होता है बर्निंग का, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ कंबंशन, जो हमारे चैप्टर का नेम है। अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेंगे कंबंशन क्या है, और साथ में हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दे रखी है कंबंशन की। तो सबसे पहले देखो, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने एक एक्टिविटी हुई थी जिसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया था। हमें यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है, आप यहाँ पे देख लो। ये देखो, ये मैग्नीशियम जो है रिबन बर्न हो रहा है, ठीक है। जिससे इसको पकड़ा हुआ ना, इसको पेयर ऑफ टोंग कहते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से इसको पकड़ा हुआ है। We learned that magnesium burn from magnesium oxide and produce heat and light. अब जब मैग्नीशियम जब जलेगा तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगी, साथ में हीट भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी। वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल। अब सेम एक्टिविटी आपको जो है चारकोल के पीस के साथ करनी है, कोयले के टुकड़े के साथ करनी है। अब आपने क्या करना है, होल्ड द पीस पेयर ऑफ टोंग। जो ऊपर पेयर ऑफ टोंग हमने देखा था ना, जिससे रिबन को पकड़ा था, उससे आपने चारकोल को पकड़ लेना है। फिर आपने उसको कैंडल की जो फ्लेम है उसके पास ले जाना, या फिर बंसन बर्नर जो होता है उसके पास आप इसको ले जाके जलाने की कोशिश करो। क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर। हमने देखा कि जो चारकोल है वो एयर में क्या होता है, बर्न हो जाता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो कोल बर्न होता है तो उसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कंबंशन की हमें डेफिनेशन दे रखी है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कंबंशन। अब देखो, ये जो हमें यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है वो हमें इतना सारा समझाने के बाद क्यों दी है? देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ बर्न करी थी। पहली हमने करी थी मैग्नीशियम को बर्न किया था। अब मैग्नीशियम जब बर्न हुई थी तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकली थी, साथ में हीट भी निकला था और लाइट भी निकली थी। इसी तरीके से जब चारकोल को बर्न किया, वो भी एयर के अंदर बर्न हो गया, और उसमें से क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, हीट निकली थी और लाइट निकली थी। अब इसके बाद जो डेफिनेशन हमें वो यही बता रही है कि ये जो कंबंशन है ना, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी सब्सटेंस है, हमने मैग्नीशियम बर्न किया, चाहे हमने कोल को बर्न किया, जो भी सब्सटेंस हम बर्न करते हैं वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो उसके साथ वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया था? रिएक्ट हो गया था। तो उसमें से क्या निकली थी? उसमें से जो है उस टाइम पे क्या निकला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें से प्रोड्यूस हो गई थी। इसी तरीके से जब हमने कोल को बर्न किया था तो वो भी जो है
ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, तो उसके साथ उसके अंदर से क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब कोई भी हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो उसमें केमिकल प्रोसेस है वो हमारा, ठीक है। तो उसमें से फिर क्या निकलती है, उसमें से जो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाती है तो उसमें से हीट निकलती है या लाइट निकलती है, ठीक है। तो उसी को जो है कंबंशन कहा जाता है। कंबंशन का मतलब है जलना, ठीक है। द सब्सटेंस दैट द अंडरगोज कंबंशन इज सेड टू कंबस्टिबल। अब जो सब्सटेंस कंबंशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जिनमें जो केमिकल प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट लाइट निकलती है, उनको क्या कहा जाता है, कंबस्टिबल कहा जाता है, ठीक है। उन सब्सटेंसेस को कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, और उनको फ्यूल भी कहा जाता है। द फ्यूल मे बी सॉलिड। अब फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ द ड्यूरिंग कंबंशन। अब कंबंशन के टाइम पे कई बार क्या होती है, हमें जो है वो लाइट जो है वो लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ आइदर अ फ्लेम और अ ग्लो। अब देखो कई बार क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं, किसी सब्सटेंस को, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसको हम बर्न कर रहे हैं, उसमें से कई बार लाइट निकलती है, कई बार लाइट नहीं निकलती, कई बार सिर्फ ग्लो होता है। जैसे कि कोयला है, कोयले में से लाइट नहीं निकलती, जब उसको जलाते हो तो वो सिर्फ ग्लो होता है। और कई बार किसी किसी सब्सटेंस में से फ्लेम निकलती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। इन दिस रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब जो मैग्नीशियम जो रिबन जो हमने बर्न किया था, चारकोल जो हमने बर्न किया था, ये दोनों क्या हैं, हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है। वी आर टोल्ड डैट फूड इज़ फ्यूल अवर बॉडी। अब जो खाना है वो हमारी बॉडी का क्या है, फ्यूल है। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। राइटली सो इन अवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन। हमारी बॉडी के अंदर जो जाके जो खाना है वो टूट जाता है और रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है एंड हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है। अब यहाँ पे हमें कुछ मटेरियल्स लेने के लिए बोला गया है। स्ट्रॉ, मैस्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीस एंड ग्लास, ये सब चीज़ें लेने के लिए बोला गया है। अब हमें ये एक्टिविटी टीचर के सुपरविज़न में करनी है। अब आपने क्या करना है, एक एक चीज़ को आपने बर्न करना है, जो चीज़ हमने ऊपर ली है, हर एक चीज़ को बर्न करना और देखना है कौन सी चीज़ जो जल रही है, कौन सी चीज़ नहीं जल रही। जो चीज़ जलेगी वो मटेरियल कंबस्टिबल है और जो नहीं बर्न होगा वो नॉन कंबस्टिबल है। फिर आपने इसको इसके अंदर फिल कर देना है, ठीक है, इस टेबल के अंदर। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। इसके अलावा कुछ और भी नेम्स बता सकते हैं कंबस्टिबल के और आपने उसको एक्टिविटी 4.1 में लिखना है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबंशन टेक प्लेस। अब हम इसके बारे में और भी ज़्यादा देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है जो कंबंशन जो है वो अंडर द विच कंबंशन टेक प्लेस। जब वो इसमें हम कंबंशन होती है तो क्या होता है, इसमें हम इसमें समझते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, बी केयरफुल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। आपने जब कैंडल जलानी है तो आपने ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। आपने टेबल के ऊपर इस तरीके से जो है ना कैंडल्स रख देनी है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। अब आपने उसके ऊपर क्या करना है, एक चिमनी दे देनी है इस तरीके से। एंड रेस्ट इज ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स, और नीचे आपने 2 वुडन ब्लॉक्स रख देने। ये देख रहे हो, ये आपने ये नीचे रखे हुए इन्होंने। इन अ सच वे, इससे क्या होगा, जो एयर है वो कैन अंडर नीचे से जो है हवा जा रही है और कैंडल जो है बुझेगी नहीं, क्योंकि इसको नीचे से ऑक्सीजन मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम बी में देखें, बी में क्या करा, नीचे से जो जो यहाँ पे ब्लॉक्स थे उसको हटा दिया। अब जब ये वुडन ब्लॉक्स हटा दिए तो उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगी। बुझने के बाद उसमें से हल्के हल्के जो है वो ये जो फ्लिकर्स है ना वो निकलते रहेंगे। फिर जब हम इसको अच्छे से और ज़्यादा ऊपर से टाइटली बंद कर देंगे, या फिर जब इसके अंदर ऑक्सीजन, देखो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद हम उसके ऊपर कोई भी ग्लास या चिमनी जब रख देते हैं तो थोड़ी सी ऑक्सीजन तो उस टाइम तक होती है उसके अंदर। जैसे जैसे वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो जो कैंडल है वो क्या होगी, बर्न नहीं होगी, वो बुझ जाएगी, उसमें से थोड़े से फ्लिकर्स निकलेंगे और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ही ठंडी हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी में बताया गया है कि ये जो है, जब हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं जब आती, वो जो जब हम बर्न करते हैं और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो चीज़ जो है वो बर्न नहीं हो सकती। बर्निंग करने के लिए, कोई भी चीज़ बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में हमें यही बताया गया है। अगर आप उसको पूरी तरह से कवर कर दोगे तो वो चीज़ जो है वो बर्न नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो, वो फिर वो बर्न नहीं हो सकता। अब इसको यहाँ पे देखो, इन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, सेम ऊपर जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है वही चीज़ लिखी है। वी फाइंड दैट द कंबंशन एयर नेसेसरी, कि जो कंबंशन के लिए जो एयर है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली केस। अब जो कैंडल है वो क्या करती है, फ्रीली जो है वो बर्न होती है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी, जब तक एयर जो है नीचे से चिमनी में जा रही थी
तब तक वो अच्छे से फ्रीली बर्न हो रही थी। When air does not enter the chimney from below, the flames flickers and produce smoke. जब उसके अंदर हवा जानी बंद हो गई तो चिमनी क्या हो गया, चिमनी के अंदर जो है वो जो कैंडल थी वो क्या हो गई, वो बुझ गई। ठीक है। When air does not enter the chimney from below, जब उसके नीचे से जब हवा नहीं जा रही थी तो उसमें से फिर फ्लेम फ्लिकर्स जो हैं वो निकलने लगे। आग बुझ गई लेकिन फ्लेम फ्लिकर्स जो हैं उसमें से प्रोड्यूस होने लगे और स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। अब सी में क्या था, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ। अब जो फ्लिकर्स निकल रहे थे, स्मोक निकल रहे थे, वो भी बंद हो गई, बिल्कुल ही बंद हो गई, गोज ऑफ, बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि अब अंदर एयर नहीं है ना। जब तक एयर थी तब तक तो फ्लिकर्स होते रहे, उसमें से स्मोक निकली, लेकिन जब बिल्कुल एयर खत्म हो गई तो बिल्कुल वो बंद हो गई। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस ऑन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबर्शन। हमने पढ़ा है कि जो सन है उसके अंदर से अपनी हीट और लाइट निकलती है, जो कि एक तरह से क्या है, कंबंशन है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सन के अंदर जो हीट और लाइट निकलती है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलती है, जो हम बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4.3 देखो, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग ऑफ वुड, चारकोल एंड आयरन प्लेट ऑन तवा। अब आप चाहे चारकोल का पीस ले लो या लकड़ी का पीस ले लो, उसको जलाओ, जलाने के बाद उसको आयरन प्लेट या तवा के ऊपर रखो, कवर्ड विद द ग्लास, उसको ऊपर से ग्लास या जार से, टम्बलर से उसको, या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लास से उसको कवर कर दो। आप क्या देखोगे कि वो जो क्या है, डस्ट चारकोल स्टॉप बर्निंग, वो धीरे धीरे जलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, यही हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा था, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, उसको उसके साथ ऑक्सीजन का कट ऑफ हो गया। जब तक उसको एयर नहीं मिलेगी, एयर के अंदर ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगी, तो कोई चीज़ भी बर्न नहीं हो सकती। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ ऑफ पर्सन कैच फायर। अब देखो, किसी भी इंसान को जब आग लग जाती है, उसके कपड़ों में आग लग जाती है, तो क्या होता है, उसको फटाफट से ना कवर किया जाता है, किससे, ब्लैंकेट से। क्यों कवर किया जाता है, ताकि जो उसके ऊपर फायर है, जो उसको आग लगी है, वो एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाए। ठीक है। क्योंकि जब किसी भी पर्सन के कपड़ों पे आग लग जाती है तो उसको एकदम से ब्लैंकेट से कवर करने का मतलब है कि उसका कांटेक्ट जो है वो एयर से कट ऑफ कर देना, ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिल सके। जैसे ऑक्सीजन मिलनी बंद होगी, वो जो फायर है, जो आग है, वो बुझ जाएगी। ठीक है। इसलिए ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ कैच फायर। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अब देखो, यहाँ पे कुछ जो मैस्टिक्स है जो हम जलाते हैं, क्या वो अपने आप से बर्न हो सकती है? अपने आप से तो बर्न नहीं हो सकती ना मैस्टिक। हाउ डज इट बर्न, कैसे बर्न होती है? हम उसको रब करते तभी बर्न होती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस द बर्निंग पीस ऑफ पेपर। अब बर्निंग पीस ऑफ जो पेपर होता है, डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैस्टिक इज बॉट नियर इन। जब उस पेपर को मैस्टिक के पास लेके आते तभी वो जलता है पेपर, अपने आप तो नहीं जल जाता। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग लाइटिंग मैस्टिक नियर इट। क्या आपने कभी पीस ऑफ वुड को जलाया है एक मैस्टिक के पास लाके उसकी लाइट से? Why do you have to use paper or kerosene oil, start fire in wood or coal? Have you heard of forest fire? देखो, आपने कभी जब लकड़ी जलाते हैं ना, या कोयला जलाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कई जगहों पे, गांव में या कहीं पे भी आपके घरों में ये देखा होगा कि जब भी कोयला या लकड़ी जलाई जाती है, उसके ऊपर या तो थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाला जाता है, केरोसिन जो ऑयल है, और साथ में या फिर उसके ऊपर कुछ पेपर रख दिए जाते हैं, उसको पहले जलाया जाता है, पेपर को पहले जलाया जाता है। जो लकड़ी के ऊपर ना कुछ पेपर रख दिया जाता है, पेपर पे आग लगा दी जाती है, ताकि वो जो आग है धीरे धीरे वुड तक पहुंच जाए। या फिर उस पर केरोसिन ऑयल डालते हैं ताकि झट से जो है, फटाफट से जो है लकड़ी आग पकड़ ले। ठीक है। हैव यू हेard फॉर फॉरेस्ट फायर। आपने कभी जंगल की आग के बारे में पढ़ा है? अब ये जो लकड़ी के और जलाने के लिए या कोयले को जलाने के लिए ऊपर जो पेपर या केरोसिन ऑयल डाला जाता है, वो क्यों है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आपने कभी जंगल की आग के बारे में सुना है? अब जंगल की आग में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैच फायर। जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है ना समर के अंदर, जो सूखी पत्तियाँ होती है वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है, कैच फायर। कहाँ से, सूरज से। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड ऑफ द ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट फायर। और धीरे धीरे वो फैल जाती है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। इस तरह की आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में भी हमें आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू डैट डिफरेंट सब्सटेंसेज कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखो, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेज होते हैं जो अलग अलग तरीके से आग पकड़ते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा, लकड़ी और कोयले एकदम से आग नहीं पकड़ता, लेकिन जो सूखी पत्तियाँ थी उन्होंने झट से आग पकड़ ली, सूरज से, सन से। ठीक है, सन की हीट से। अब ऐसा क्यों है? अलग अलग सब्सटेंसेज जो होते हैं उनका अलग अलग कैच फायर होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, उनको आग पकड़ने का जो टेम्परेचर होता है ना, वो अलग अलग होता है। जो लोएस्ट टेम्परेचर होते हैं, ठीक है, जो लोएस्ट टेम्परेचर सब्सटेंस होते हैं, उनको इग्निशियस टेम्परेचर कहा जाता है। जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं वो क्या होते हैं, इग्निशियस टेम्परेचर। आपको याद रखना है।
कैन यू टेल हाउ वाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? क्या आपने देखा कि जो माचिस होता है, माचिस की जो स्टिक होती है, मैच स्टिक होती है, वो अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ लेती रूम टेम्परेचर में? ठीक है, वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग? उसको क्यों रब करना पड़ता है मैच बॉक्स के साथ? अब यहाँ पे देखो कुछ जो मैच स्टिक है ना उसकी हिस्ट्री दे रखी है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अगर आपको फिर भी पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, we find that combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than igneous temperature. अब वी फाइंड, हमने देखा जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, जो जलने वाले सब्सटेंस होते हैं ना, कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इज इग्निशियस टेम्परेचर। अगर इग्निशियस टेम्परेचर से वो लोअर हैं तो वो जल्दी जलते भी नहीं हैं और ना ही वो आग पकड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जैसे लकड़ी है और जो कोयला है उनका इग्निशियस टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी आग नहीं पकड़ते। जो लोअर टेम्परेचर के होंगे वो जल्दी आग पकड़ लेंगे। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट ऑन द लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव? अब हम एक बर्तन के अंदर, एक फ्राइंग पैन में अगर ऑयल डाल के रख देते हैं गैस के ऊपर और काफ़ी टाइम तक अगर वो जलता रहता है तो धीरे धीरे वो आग पकड़ लेगा। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। अगर हम किसी भी रूम के अंदर केरोसिन ऑयल को या लकड़ी को रख देंगे तो वो खुद से आग नहीं पकड़ सकते रूम टेम्परेचर में। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, अगर ज़रा सा भी केरोसिन ऑयल गर्म हो गया तो इट विल बी कैच फायर, तो आग पकड़ लेगा। लेकिन जो वुड है अगर उसको ज़रा सा भी हीट करो तो वो आग नहीं पकड़ सकती। ठीक है, वो आग नहीं पकड़ सकती लकड़ी, अगर उसको ज़रा सा भी गर्म करो। लेकिन केरोसिन ऑयल क्या है, उसको ज़रा सा भी हीट मिल गई तो वो आग पकड़ लेगा। डज इट मीन दैट इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन द वुड? इसका मतलब ये है कि जो केरोसिन ऑयल का जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो लो है वुड से। ठीक है, उसका टेम्परेचर लो है जबकि वुड का टेम्परेचर क्या है, वो हाई है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसलिए जब केरोसिन ऑयल जब घरों में रखा जाता है या कहीं पे भी रखा जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा टेक केयर, उसको स्पेशल केयर देनी पड़ती है ताकि उसको ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे वो हीट ना पकड़ ले, जहाँ पे वो फायर ना हो जाए। द फॉलोइंग एक्टिविटीज शो दैट द एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस टू रीच इग्निशियस टेम्परेचर। अब हम कुछ नीचे एक्टिविटीज़ देखेंगे इग्निशियस टेम्परेचर को समझने के लिए। यहाँ पे देखो दो, हमें यहाँ पे क्या बोला गया, 2 पेपर कप लेने हैं, उसको फोल्ड करना है, इस टाइप से उसको बना देना है। एक में आपको 50 ml वाटर जो है वो डाल लेना है। यहाँ पे हमने 50 ml वाटर डाल लिया। अब नीचे क्या करना है, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द कैंडल, दोनों के नीचे जो आग जला देनी है कैंडल से। ठीक है, अब क्या हुआ, व्हाट हैपन टू एम्प्टी पेपर कप? अब जो जिस पेपर में पानी नहीं है वो क्या होगा, वो तो जल जाएगा। व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर? जिसमें पानी है उसका क्या हुआ, व्हाट डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? क्या इसके अंदर का जो पानी है वो हॉट होने लग जाएगा? अब देखते हैं यहाँ पर हम, इफ़ वी कंटिन्यू द कप, अगर हम लगातार कप्स को गर्म करेंगे। ठीक है, इफ़ द कंटिन्यू द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। देखो जिसके अंदर पानी नहीं है वो तो जल जाएगा, वो हमें क्लियर है, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जिसके अंदर पानी है वो क्या होगा, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग, अगर हम उस कप के नीचे लगातार हीट देते रहेंगे तो वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, हो सकता है कि वो जो पानी है वो बॉयल होने लग जाए उसके पेपर कप के अंदर। कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर दिस फिनोमिना? क्या आप इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडेंशन। अब जो हीट जो है वो सप्लाई हो रही है, जो है ना, जो कैंडल से हीट जा रही है वो पेपर से कप से क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है वाटर तक कंडक्शन के थ्रू। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीड। इसलिए उस कप के अंदर पानी होने की वजह से जो पेपर का जो इग्निशियस टेम्परेचर है ना वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है कि उसको आग लगा दे। ठीक है, अब पेपर का इग्निशियस टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, जल्दी से आग जो उसके पास लेके जाओगे तो वो लग जाएगी आग। लेकिन उसके अंदर पानी होने की वजह से क्या हो रहा है, वो इग्निशियस टेम्परेचर तक पहुँच नहीं पा रहा वो पेपर, क्योंकि वो ठंडा हो रहा है पेपर, पानी कूल है, पानी ठंडा होने की वजह से पेपर भी ठंडा हो रहा है, तो उसका इग्निशियस टेम्परेचर इतना नहीं हो पा रहा कि उसमें आग लग जाए। हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो बर्न नहीं होता। The substance which has very low ignious temperature and can easily catch fire with a flame is called inflamed substance. अब उन igneous temperature, उन substances की बात हो रही है जिनका जो igneous temperature बहुत कम होता है और वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं फ्लेम से, तो उनको inflammable substance कहा जाता है। ठीक है, अब inflammable substance आर जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, ये सब क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है जो कि जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और भी कुछ अगर हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
वी मस्ट हैव सीन, आपने कई बार देखा होगा घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, तो क्या करते हैं वो, एक तरह से अगर आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा है तो आप उसको जो है बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो हमें जो है वो फायर ब्रिगेड का नंबर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सबको जो है, हम सबको जो है वो फायर ब्रिगेड का जो फायर सर्विस का नंबर है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है, ये जो है देखो यहाँ पे हमें बता रखा है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होता है, अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब मैं आपको उसका थोड़ा बता देती हूँ। जब फायर हमारे घर में कभी आग लग जाती है या किसी फैक्ट्री में कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो क्या किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है उस आग को बुझाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन के ऊपर आग लग जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लैंकेट से रैप कर देते हैं ताकि उसका कट ऑफ हो जाए ऑक्सीजन के साथ। ऐसे किसी फैक्ट्री में कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो उसमें पानी क्यों डाला जाता है, फायर ब्रिगेड को क्यों बुलाया जाता है, ताकि जो उस टाइम का जो ऑक्सीजन के वजह से जो फायर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा फैल रही है, पानी डालने से जो उसका ऑक्सीजन का जो एयर से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए और आग बुझ जाए। इसके साथ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारी आग लग जाती है, फायर हो जाता है, उसके ऊपर आप पानी नहीं डाल सकते। अगर आपने उसके ऊपर पानी डाला तो जो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी करंट हो सकता है वो हमारे ऊपर ही आ जाए। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी से हमारे को फायर होती है तो उसके ऊपर हम जो है क्या नहीं डालते, पानी नहीं डालते हैं। ये सब चीज़ें हमें बताई गई है। साथ में अगर ऑयल से या पेट्रोल से आग लग जाती है तो उसके ऊपर भी पानी नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता? डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, कि पानी ज़्यादा हैवी होता है ऑयल से। सो क्या होगा उस टाइम पे, क्या होगा, सो इट सिंक बिलो द ऑयल, वो ऑयल के ऊपर क्या करने लग, ऑयल जो है ऊपर क्या करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप, इसलिए उसके ऊपर भी पानी नहीं डाला जाता। तो उस टाइम पे क्या होता है, अभी जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो फायर को बर्न करने से जो है वो रोकती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कई जगहों पे, आपने स्कूलों में देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपने जगह जगह पे देखे होंगे, मेट्रो में भी आपने देखे होंगे। इसलिए जो है ये जगह जगह पे लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि इसको डालने से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो है वो कट ऑफ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड डालने से, और फायर जो है वो बुझ जाएगी। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 इज बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवी होती है ऑक्सीजन से। कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट सिंस द कंट्रोल बिटवीन द फ्यूल ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर कंट्रोल। अब जब उसका कट ऑफ हो जाएगा ऑक्सीजन का तो फायर कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो मेन चीज़ हम जो है इसका इसीलिए जो है इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबंशन। अब कंबंशंस के कौन कौन से टाइप्स हैं उसमें देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है रैपिड कंबंशंस। अब रैपिड कंबंशंस क्या होता है, वी फाइंड दैट गैस बर्न रैपिडली द प्रोड्यूस हीट एंड लाइट सच एज कंबंशन इज नॉन एंड रैपिड कंबंशन। जैसे कि देखो हम गैस है, गैस के अंदर हम अगर हमने उसका नॉब को टर्न ऑन करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम लाइटर से जो है इसको स्पार्क करते हैं तो वो बर्न हो जाता है, उसमें से हीट और लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। तो क्या है ये, वी फाइंड दैट जो गैस बर्न होता है वो रैपिडली जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, एक वो जल्दी से जो है जल जाता है और उसमें से हीट और लाइट निकलती है। यहाँ पे उन्होंने गैस का एग्जांपल दे रखा है। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो रैपिडली जिसके अंदर से हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस होती है, तो रैपिड कंबंशन हो गया। इसी तरीके से कुछ ऐसे कंबंशंस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस कंबंशन होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसको किसी भी स्पार्क की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी भी चीज़ को आपको जो है फ्लेम को उसके पास लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद क्या होते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। ठीक है, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस, जैसे कि एक फॉस्फोरस सब्सटेंस है, अब उसको क्या करना पड़ता है, विच बर्न इन एयर, जो अपने आप जो है, जो एयर के अंदर जो हीट है, जो एयर के अंदर जो है वो उसके अंदर अपने आप ही जो है रूम टेम्परेचर में बर्न करने लग जाता है। जो टाइप ऑफ कंबंशन इन विच मटेरियल सडनली ब्रस्ट, जो अचानक जो एकदम से आग पकड़ लेते हैं और सडनली ब्रस्ट हो जाते हैं इनटू फ्लेम, उनको क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस कंबंशंस कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ जो है हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लोजन। तीसरा जो है इसमें टाइप होता है कंबंशन का, वो एक्सप्लोजन होता है। वी जनरली हैव फायर वर्क, जैसे कि हमने फेस्टिवल डेज में देखा, जो हम क्रैकर्स वगैरह जो बर्न करते हैं, व्हेन क्रैकर्स इज इग्निटेड सडनली रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब उसमें से क्या एकदम से हीट निकलती है, लाइट निकलती है, एकदम से साउंड निकलता है जब हम किसी भी क्रैकर को बर्न करते हैं। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो किसका होता है, गैस का होता है। तो क्या होगा, गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच एज रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, जो एकदम से धमाका करते हैं। पहले वाला हमने क्या पढ़ा,
पहला था रैपिड रिएक्शन, जिसके पास हम फ्लेम लेके जाएंगे वही बर्न करेगा, वो रैपिड रिएक्शन होगा और एकदम से बर्न कर जाता है, उसमें से हीट लाइट निकलने लग जाती है। सेकेंड जो होता है जो खुद से बर्न करता है, जैसे कि फॉस्फोरस, वो जो अपने आप से जो है जो एयर के अंदर जो है उसमें अपने आप ही वो रूम टेम्परेचर में बर्न करने लग जाता है। ठीक है, वो था हमारा स्पॉन्टेनियस कंबंशन। और जो थर्ड है हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है, जिसके अंदर एक धमाका भी होता है, मान कि वो बर्न भी कर रहा है और एकदम से उसके अंदर एक एक्सप्लोजन भी हो रहा है, एकदम सडनली जो उसमें एक्सप्लोजन होता है वो हमारा हो गया एक्सप्लोजन कंबंशन। अब हम फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लेम कितने तरह की जो होती हैं, फ्लेम क्या है। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम। आप फ्लेम का कलर बता सकते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम, कैंडल की फ्लेम का क्या कलर होता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग इज मैग्नीशियम रिबन, जब आपने मैग्नीशियम रिबन क्लास 7 में जलाया था, जब एक्टिविटी देखी थी आपने। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेन आइटम इन द टेबल 4.2 यू कैन नो। अब देखो यहाँ पे कैंडल की क्या फॉर्म होती है फ्लेम की, एंड डज नॉट फ्रॉम फ्लेम मैग्नीशियम, इन सब के आपको जो बतानी है ना। जैसे चारकोल, चारकोल की तो कोई फ्लेम ही नहीं होती, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे बताया गया जो फ्लेम है उसका कलर क्या है, यहाँ पे हमें देखना है ये चीज़। ये देखो, ये हमारी एक कैंडल है और ये हमारा गैस स्टोव है। तो कलर ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव, दोनों की आप अलग देख रहे हो ना, इसमें से येलो निकल रही है, इसमें से ब्लू निकल रही है। अब हम इसको समझेंगे आगे। फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प कैंडल एंड बर्नर, बंसन बर्नर। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमें केरोसिन लैम्प दे रखी है, इसकी आप देखो फ्लेम कैसी है, कैंडल की देखो, और ये जो बंसन बर्नर है इसकी आप फ्लेम देखो, तीनों की आपको अलग अलग दिख रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर द बर्निंग ऑन द मटेरियल फ्रॉम द फ्लेम और नॉट। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, जो फ्लेम के स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। लाइट अ कैंडल, होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग with a thin glass tube with a pair of tongs and introduce it on one end in the dark zone of the non-flicking candle flame। अब यहाँ पे हमें क्या लेने के लिए बोला गया है, एक हमें कैंडल जो है, लाइट अ कैंडल, कैंडल जलानी है, उसके ऊपर जो है क्या है, होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसके ऊपर एक थिन ग्लास की जो ट्यूब हमें लेनी है, विद अ पेयर ऑफ टोंग, किसकी मदद से, देखो इस टाइप से हमें पेयर ऑफ टोंग जो है, इससे हमें ग्लास की ट्यूब जो है वो हमें यहाँ पे लेनी है, जो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। और इस 4 to 5 सेंटीमीटर जो लॉन्ग ग्लास की ट्यूब है, आपने जिसको टोंग से पकड़ा, तो इसका जो एक हिस्सा है वो आपने क्या करना है, जो कैंडल की जो फ्लेम है, ठीक है, इसका जो डार्क जोन है, यानी कि बिल्कुल अंदर वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर आपने इसको, इस ट्यूब को जो बिल्कुल डार्क जोन में लेके आना है। ठीक है, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब दूसरी साइड जो है आपने इस तरह से मैच स्टिक से जो है इसको हीट देनी है। ठीक है, इसके पास आपने दूसरे हिस्से को आपने इस मैच स्टिक के जो है वो पास में लेके आना है। डू यू सी अ फ्लेम कॉच एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। क्या आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो ये ग्लास ट्यूब है वो क्या करेगी, एक फ्लेम, डू यू सी अ फ्लेम, उसने क्या पकड़ ली, एक फ्लेम पकड़ ली at this end of the glass tube after a while. If so, what is it that produce a flame? Notice that wax is near heated wick melt quickly. अब जो wick है, जो wick के पास जो है, notice that जो wax है वो कहाँ पर जल्दी मेल्ट होगी, notice that the wax near the heated wick, जो heated wick के पास जो मेल्ट है वो जल्दी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर इसके अंदर कि जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो इतना गर्म नहीं होता, लेकिन जो बाहर का हिस्सा होता है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा जो है वो गर्म होता है। ऐसी जो मैच स्टिक होती है ना, अब जो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है बिल्कुल इसका जो बाहर का जो हिस्सा है, ये जो है इसका, वो जो है इसको यहाँ पे हीट दे रहा है, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जबकि ये अंदर वाला जो हिस्सा, जो इस साइड पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, हीट होती है बाहर की साइड पे। ऐसे जो इसका बाहर वाला ये सारा हिस्सा जो है यहाँ पे ज़्यादा हीट है, तो यहाँ से वो जल्दी जो है वो मेल्ट होगा। ठीक है, इसमें हमें ये यही बताना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको नीचे फिगर में समझाया था। द सब्सटेंस विच वेरियस वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। अब जो जब जलता है ना, जब बर्निंग होती है तो क्या होता है कि उसमें से वेपराइज होता है, जब वो उसमें से फ्लेम निकलती है ना, तो उसमें से कौन सा सब्सटेंस होता है, वेपराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग, जब उसमें से फ्लेम निकलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे केरोसिन ऑयल और मेल्टन जो वैक्स है, राइज थ्रू द विक एंड द वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग फ्रॉम द फ्लेम्स। अब उस टाइम पे केरोसिन ऑयल हो या फिर वैक्स हो, है ना, मोल्टन वैक्स हो, उसमें क्या होगा, थ्रू विक, जो उसके अंदर विक मतलब जो बत्ती लगी हुई है उसके थ्रू क्या होगा, वो वेपोराइज्ड होगा, जब जल रहा होगा, जब उसमें से फ्लेम निकल रही होगी तो वो वेपोराइज्ड हो रहा होगा। चारकोल ऑन द अदर हैंड, इसी तरीके से चारकोल जो है डज नॉट वेपोराइज। अब चारकोल जो है वो वेपोराइज नहीं होता,
सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, क्योंकि उसमें से फ्लेम भी नहीं निकलती है ना, इसलिए उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। अगर जो वेपोराइज्ड होगा तो उसी में से जो है वो फ्लेम निकलेगी। अब चारकोल जो है वेपोराइज नहीं होता, इसलिए उसमें से फ्लेम भी नहीं निकलती। एक्टिविटी 4.5 कुड टू वेपोराइज ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब द कोज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। वेन द कैंडल्स फ्लेम इज स्टडी, जब कैंडल की जो फ्लेम बिल्कुल सीधी होती है, जब बिल्कुल भी हिल नहीं होती, तो इंट्रोड्यूस द ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन। अब जो उसका जो ल्यूमिनस जोन है कैंडल का, जो ये फ्लेम का जो ल्यूमिनस जोन है, उसके ऊपर आपको क्या रखनी है, ये इस टाइप से ना एक ग्लास की प्लेट रखनी है। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग, इसको आपने टोंग से जो है होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। देन रिमूव इट, फिर आपने इसको हटा लेना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे कि इसके ऊपर ना एक ब्लैकिश कलर की रिंग आ जाएगी ग्लास प्लेट या स्लाइड के ऊपर। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। इससे ये पता चलता है कि जो फ्लेम का जो लुमिनस जोन है ना, उसके अंदर से क्या निकल रहा है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें से निकलते हैं, जो कि प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर just inside the non-luminous zone of the flame about 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone is the flame has been high? देखो अब यहाँ पर हमें जो है, इसमें हमें इस टाइप से ना एक कॉपर का जो एक हमने लंबी सी तार ले ली और उसको उसको कौन से पार्ट में रखा, इसको हमने रखा जो है वो नॉन ल्यूमिनस जोन में। पहले वाला जो हमने रखा था उसको ल्यूमिनस जोन के अंदर, जो कैंडल का ल्यूमिनस पार्ट है। अब ये जो है, ये इसके अंदर वाला जो है, ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट है। इसके ऊपर जब हमने कॉपर की वायर रखी तो हमने 30 सेकेंड तक, तो हमने नोटिस किया कि ये जो पोर्शन है कॉपर का, ये जो वायर जस्ट आउट द फ्लेम गेट्स, वो जो हिस्सा है कॉपर का बाहर का, वो रेड हो जाता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो क्या है, हैज़ अ हाई टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। उसका आउटर जोन होता है, जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट कंबंशन होता है यहाँ पे ब्लू, क्योंकि यहाँ से जो बिल्कुल बाहर वाले हिस्से से जो है ना, कोई भी चीज़ आप बर्न करना चाहोगे वो ईजिली जो है बर्न हो सकते हैं। कंप्लीट कंबंशन होता है बाहर वाले हिस्से के अंदर, और ये बहुत हॉटेस्ट पार्ट होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। और ये जो मिडल जोन होता है, ये वाला जो बीच में हम ऑरेंज वाला हिस्सा देख रहे हो, ये क्या है, पार्शियली कंबंशन है। ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है, जिसमें बाहर वाले से थोड़ी कम हीट होती है इसके अंदर, इसलिए मॉडरेट हॉट होता है। और जो बिल्कुल इनर मोस्ट देख रहे हो, ये बिल्कुल अंदर वाला, ये क्या है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर ब्लैक, जो कि क्या है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, अनबर्न्ड वैक्स है, जो कि ब्लैक कलर की आप देख रहे हो ना, इस टाइप से ये है हमारा, जो कि उसके नीचे क्या हमारी कैंडल की वैक्स है। अब जो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा बहुत ही कम जो है वो हॉट होता है। अब जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, जो फायर होती है, जो फ्लेम होती है ना, उसका आउटर मोस्ट जोन जो होता है, ये जो हमारा बिल्कुल आउटर मोस्ट जोन है, यहाँ से वो क्या करते हैं, विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप अपना जो गोल्ड या सिल्वर जो है वो मेल्ट करते हैं बिल्कुल बाहर वाले हिस्से से। ठीक है, वाई डू यूज दिस आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, अब ये बाहर वाला हिस्सा क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। जैसे कि घरों में और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एनर्जी के लिए, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वुड, चारकोल या पेट्रोल वगैरह जो है ये सब यूज़ किया जाता है। किसके लिए, रिकॉर्डेड सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी के लिए। दीज सब्सटेंसेज आर द कॉल्ड फ्यूल, इनको क्या कहा जाता है, फ्यूल कहा जाता है। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच द रैपिडली अवेलेबल, एक अच्छा फ्यूल वही है जो आसानी से मिल सकता है, जो सस्ता होता है, या फिर जो इट इज़ ईजिली एयर टू एट मॉडरेट रेट, और आसानी से जो है जो हमारे जो मॉडरेट रेट है एयर का, उसमें आसानी से जो है वो क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, वो ही अच्छा फ्यूल होता है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जिसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, जो कि कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो है वो नहीं छोड़ता जलने के बाद। there is a properly no fuel that could be considered as a ideal fuel, ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं जिसको आइडियल फ्यूल कहा जा सके या अच्छा फ्यूल कहा जा सके। वी शुड लुक, हम लोग हमें क्या चाहिए कि वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, है ना। हमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए कि जो कि क्या कर सकता है, विच इज़ फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा कर सके फॉर पर्टिकुलर यूज़ के लिए। फ्यूल डिफरेंट इन देयर कोस्ट, अब जो फ्यूल का जो कोस्ट है, फ्यूल क्या है, डिफरेंट है, अपनी कोस्ट से जो है बिल्कुल डिफरेंट है। सम फ्यूल्स आर चीपर एंड देन अदर,
और कुछ फ्यूल तो बड़े सस्ते होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। मेक अ लिस्ट फ्यूल फैमिली, कुछ ऐसे फ्यूल की आपको लिस्ट बनानी है जो आप जानते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो। अब फ्यूल जो है वो हमारे लिए कैसे जो है वो एफिशिएंसी कैसे हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे हमारे लिए अच्छा है। सपोज यू वर आस्क्ड टू द बॉयल गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल, एलपीजी और फ्यूल। अगर आपको पानी गर्म करने के लिए बोला जाए, चाहे वो काउ डंग के ऊपर, चाहे कोल के ऊपर या एलपीजी गैस के ऊपर, इन तीनों फ्यूल पे अगर आपको बोला जाता तो विच फ्यूल वुड प्रेफर, आप कौन सा जो फ्यूल है वो प्रेफर करेंगे। गिव योर रीज़न, अपना रीज़न बताएं। यू मे टेक टू हेल्प योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। डू दीज थ्री फ्यूल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या तीनों में से सेम अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस और द कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड द क्लोरिफिक वैल्यू। अब देखो, अगर 1 kg फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं, है ना, अब यहाँ लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उसमें से जो हीट एनर्जी निकलती है, अब कोल में से अलग हीट एनर्जी निकलेगी और एलपीजी में से अलग निकलेगी, है ना, और काउ डंग में से अलग निकलेगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस और कंप्लीट कंबंशन, जो कंप्लीट कंबंशन होता है, जब वो पूरा जो कंप्लीट कंबंशन हो जाता है तो उसमें जो 1 kg फ्यूल जो है इज कॉल्ड द क्लोरिफिक वैल्यू। ठीक है, द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल। अभी किलो जूल क्या है, क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ द सम फ्यूल आर गिवन इन टेबल 4.4। अब यहाँ पे देखो, जो काउ डंग केक जो होता है या जो लकड़ी या जो कोल होता है, उनका जो किलो जूल यानी कि पर केजी जो किलो जूल है वो हमें यहाँ पे बता रखा कि 6000 से 800 किलो जूल उसका जो है वो काउ डंग का किलो जूल होता है। ऐसी लकड़ी का 17,000 से लेके 22,000 तक का किलो जूल होता है। यानी कि जो बर्न करता है ना, जब उसमें कंप्लीट कंबंशन होता है, कंप्लीट जो उसमें कंबंशन होता है वही क्या है, 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इज क्लोरोफिक वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो 1 kg फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं, जो कंप्लीट कंबंशन हो रहा है, वही इसकी क्लोरोफिक वैल्यू है। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल, इससे जो इसके हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो हार्मफुल प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो हमें इसमें बताने कि हमें उससे हानि क्या होती है जब ईंधन जलता है। तो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के ऊपर जो है इसके हानिकारक असर भी होते हैं, जैसे कार्बन फ्यूल है, जैसे लकड़ी, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। अब ये इनमें से क्या निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो डेंजरस होते हैं ना, पॉल्यूंट्स। इनसे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, जैसे कि एस्थमा हो सकता है। इनकम्प्लीट कंबंशंस ऑफ दिस फ्यूल, जो आधे कंबंशन होते हैं, पूरी तरह से जलते नहीं हैं, जो आधे जलते हैं ऑफ दिस फ्यूल गिव्स, उनमें से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, जो कि डेंजरस हो सकती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन द क्लोज रूम। अगर बंद कमरे के अंदर आप उन्हें कोयले को जला दोगे तो उसमें से क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है निकलेगी, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। Oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with the burning of some smoldering coal fire। अगर किसी कमरे में कोयला जल रहा है तो वहाँ पर जो है हमें नहीं सोना चाहिए। ठीक है, कंबंशन ऑफ, अगर वो रूम बंद है तो कंबंशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे जो कंबंशन होते हैं उसमें से फ्यूल में से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो एनवायरनमेंट में जाती है। इंक्रीज concentration of the carbon dioxide in the air believe the cause of global warming। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एयर में एनवायरनमेंट में जा रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बर्निंग ऑफ कोल एंड द डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब कोयला जलाया जाता है या डीजल जलता है तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड द क्रॉसिव गैस, ये बड़ी सफोकेटिंग गैस होती है। मोर एवर द पेट्रोल इंजन गिवन ऑफ गैशियस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब जो पेट्रोल इंजन क्या उसमें से क्या निकलता है, गैशियस ऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड द नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और जो नाइट्रोजन होता है, ये क्या होता है, ये वेपर होकर जो ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, जब बारिश होती है उसके साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रेन हो जाती है, और ये बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। द यूज़ ऑफ डीजल एंड द पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल यूज़ होता है, इज बीइंग द प्लेस, उसकी जगह पे क्या यूज़ करना चाहिए, सीएनजी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो सीएनजी है वो कम हार्मफुल है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। सीएनजी प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन द वेरी स्मॉल अमाउंट।
CNG इज द क्लीनर फ्यूल, ये एकदम साफ फ्यूल होता है। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे कीवर्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।